खोल लो, पीडीएफ में पेज नंबर 2.37, पीडीएफ में पेज वो खोल ले रहा था, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, आप मैंने जो ओपन आपको वही ओपन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है गुड्स किसे बोलते हैं और सर्विस किसे बोलते हैं, दोनों की बाइफिकेशंस को दे रखा है। एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शन, फर्स्ट है ट्रांसफर टाइप, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, अगर आपने किसी को गुड्स का टाइटल बेचा है, अगर आपने गुड्स का किसी को टाइटल बेचा है तो क्या मान जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। शिवाजी सेल्स द रेडीमेड गारमेंट्स टू इट्स कस्टमर, उसने कस्टमर को रेडीमेड गारमेंट बेच दिया, गुड्स बेचे जी, टाइटल इन गुड्स, तो गुड्स माना जाएगा। एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, आपने किसी का गुड्स में राइट बेचा है, गुड्स नहीं बेचा आपने। लेट सपोज मेरे पास एक सिस्टम था, आपने बोला कि सर सिस्टम को मुझे 15 दिन के लिए यूज करने के लिए दे दो, मैंने आपको यूज करने के लिए वो दे दिया। जो आपको यूज करने के लिए दे रहा हूं, आपको बेच नहीं रहा, सिर्फ आपको यूज करने के लिए दे रहा हूं, सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो जी, सप्लाई ऑफ सर्विस। आगे लिखा हुआ है अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, बिना टाइटल ट्रांसफर करे आपने क्या शेयर, क्या ट्रांसफर करा है, अनडिवाइडेड शेयर। एग्जांपल देखो जी, जूम ऐप सबके पास डाउनलोडेड है, चल रही है। तीन पार्टनर है ए बी सी, तीन पार्टनर है ए बी सी, तीनों ने मिलकर हॉस्टल में रहते हैं, तीनों ने मिलकर एक फ्रिज खरीदा हुआ है। अब सी का 3rd ईयर कंप्लीट हो चुका है, वो जा रहा है छोड़कर, ठीक है। उसने एक डी था जो 1st ईयर का आना था, सी ने बोला डी को, बोला कि ये काम कर, तू जो इस फ्रिज मेरा शेयर है खरीद। किसी का माइक, किसी का माइक सर मेरा। सी ने डी को अपना अनडिवाइडेड शेयर वाला पार्ट बेच दिया, ठीक है जी। तो ए बी सी, जो सी ने बेचा अपना अनडिवाइडेड शेयर, उसने गुड्स फ्रिज नहीं बेचा, अनडिवाइडेड शेयर बेचा, सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। पढ़ते इन्होंने क्या एग्जांपल दे रखा है, द जीनियस इक्विपमेंट लिमिटेड द गिव्स अ मशीनरी ऑन रेंट, कह रहा रेंट पे आपने एक मशीनरी दी है टू सुहासी मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं। Any transfer of title in goods under an agreement which stipulate that property shall pass at future date, अगर आपने कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन करी है जिसके अंदर टाइटल जो है या उसका जो प्रॉपर्टी है वो फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगी सामने वाले के पास, अपॉन द पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीड। इसका सीधा सीधा एग्जांपल है हायर परचेज। आप गाड़ी खरीदने जाते हो, मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूं, अपनी आप कार खरीदने गए, ठीक है। जो आप कार खरीदी है आपने, उसके लिए आपने डाउन पेमेंट करी और वहां से आप गाड़ी निकाल के ले आए। ये गाड़ी की जो आरसी है, ओ सॉरी, डाउनलोड में डाउन पेमेंट, आपने जो डाउन पेमेंट करी है उसके बेस से आप गाड़ी निकाल के ले गए। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो जो आरसी है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। बात क्लियर है सर? इसको बोलते हैं हायर परचेज ट्रांजैक्शन, ठीक है, हायर परचेज, ठीक, बात क्लियर सर? दिस हायर परचेज ट्रांजैक्शन। इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, पढ़ते जरा एक बार। ध्रुवा कैपिटल सप्लाइड गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस टू द कस्टमर। तो ध्रुवा कैपिटल्स थी, उन्होंने गुड्स सप्लाई करे ऑन द हायर परचेज। फ्यूचर डेट में आप किसी को सप्लाई कर रहे हो, जैसा फाइनेंस करवाना किसी को, तो उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। वो सर्विस नहीं है जी, गुड्स है, चाहे फ्यूचर डेट पे क्यों ना ट्रांसफर। इसका अगला एग्जांपल है ऑप्टिमा मैन्युफैक्चरर्स सप्लाई टॉयज टू रिलेटर्स ऑन द सेल और रिटर्न बेसिस। कह रहा है सामने वाले ने उसको गुड्स बेचे हैं और ये बोलते हैं कि जब तू उसको एक्सेप्ट कर ले तब मुझे वापस कर दियो, मतलब कि अगर नहीं एक्सेप्ट करता तो वापस कर दियो, अप्रूवल बेसिस पे भेजा है, ठीक है। गुड्स सेल तो नहीं हुए, जब अप्रूवल होकर आएंगे तब सेल होगी, चाहे 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, तो फ्यूचर डेट पर अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स। लैंड बिल्डिंग, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई द लैंड। अगर आप लैंड को ऑक्यूपाई कर रहे हो, उसको आप रेंट के लिए दे रहे हो, ईजमेंट, टेनेंसी कर रहे हो, दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस।
ठीक है सर, आगे चलते हैं। कह रहा है एनी लीज रेंटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग द कमर्शियल इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर द बिजनेस। आपने कोई भी बिल्डिंग को अगर आपने बिजनेस पर्पस के लिए दे रखी है तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अ शॉप लेट आउट इन द बीजी मार्केट एरिया, एग्जांपल दे रखा है शॉप किराए पे दी है उसने बीजी मार्केट एरिया में, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। पॉइंट नंबर 3, ट्रीटमेंट और प्रोसेस। ट्रीटमेंट और प्रोसेस, एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास कोई मार्कर है, उस मार्कर को मैंने किसी दूसरे को दिया है, ठीक है, सप्लाई मार्कर को दिया है, उस पर नाम लिखवाने के लिए मार्कर को दिया है। गुड्स मेरे है, मैं सामने वाले को सप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ नाम लिखवाने के लिए, उस पर अपना मटेरियल भी लगाएगा, पेंट भी लगा रहा है और सर्विस भी देगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। चाहे उसमें मटेरियल की कॉस्ट 90% ही क्यों ना हो और लेबर की कॉस्ट, उसकी सर्विस की कॉस्ट चाहे 10% क्यों ना हो, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। बात समझ में आई सर? SOS, सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जांपल दे रखा है दामिनी डाइंग हाउस, और डाई करने की इनका एक इंडस्ट्री है, ठीक है। डाई इज द क्लॉथ गिवन बाय द शुभम टेक्सटाइल, शुभम टेक्सटाइल ने उनको कलर करने के लिए क्लॉथ पे दिया है जी, ऑन द जॉब वर्क बेसिस। ट्रीटमेंट को आप बोल सकते हो जॉब वर्क, ठीक है, ये जॉब वर्क का पार्ट है। ये किसके ऊपर कर रहा है? बेसिकली मूवेबल गुड्स के ऊपर, मूवेबल गुड्स के ऊपर जो प्रोसेस कर रहा है उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट और प्रोसेस। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, कोई बिजनेस एसेट ट्रांसफर करा है, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस एसेट आर ट्रांसफर्ड डिस्पोज्ड ऑफ बाय अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। कह रहा उसके कहने पे जो बिजनेस को चला रहा है उसके कहने पे आपने कोई बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर दिया है। बेटा श्योर मतलब ऑन द लॉन्गर ऑफ द फॉर्म द पार्ट ऑफ द दोस असेट्स वेदर और नॉट फॉर द कंसिडरेशन, चाहे आपने बदले में उसके लिए कंसिडरेशन लिया हो चाहे ना लिया हो। सप्लाई ऑफ गुड्स, एग्जांपल वही है, मान लो आपने किसी धर्मशाला के अंदर या किसी ट्रस्ट में कोई कंप्यूटर आपने डोनेट कर दिया, आपकी बिजनेस का असेट और आपने उसको डोनेट कर दिया, क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। पहले हमने पढ़ा था कि उसको सप्लाई मानेंगे, सप्लाई तो बना दिया, क्या माने? सर्विस माने या गुड्स माने? तो इन्होंने इसको बता दिया कि क्या माने? गुड्स माने। ठीक है जी, एक पॉइंट पहले वैसे आया था परमानेंट ट्रांसफर वाला, सेम ये भी उसी को कैच करेगा। फॉर्मिंग पार्ट का मतलब होता है जो असेट मेरा अब नहीं रहा, बोलते हैं ना फॉर्मर एम्प्लॉय, जो अब जा चुका है, एक्स एम्प्लॉय, ऐसे बोलते हैं फॉर्मर पार्ट, मतलब जो जा चुका है, वो वाला बिजनेस असेट। गुड्स हेल्ड यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज, आपने कोई असेट ले रखा था, आपने उसको प्राइवेट यूज के लिए यूज करना शुरू कर दिया। लैपटॉप था, बिजनेस का लैपटॉप था, आप घर ले गए, उसको बच्चों को दे दिया, वो यूज कर रहा है, भाई को दे दिया, वो यूज कर रहा है, आपने उसको प्राइवेट यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, या फिर और मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज, दोस्त आ गया बाहर से, आपने उसको पकड़ा दिया कि तू भी यूज कर ले चल। अगर आपने ये ट्रांजैक्शन करी है किसी भी बिजनेस एसेट को, जो बिजनेस का था, आप उसको अगर आपने प्राइवेट यूज करने के लिए दे दिया या फिर किसी व्यक्ति को दे दिया, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। बात समझिए, अदर देन बिजनेस, बिजनेस के लिए नहीं, आपने उसको प्राइवेट पर्पस के लिए अगर दिया है तो सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ, सप्लाई अगर बन गया तो उसमें जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, इसलिए तो वो गवर्नमेंट मना करिए ना कि बिजनेस का सेट है। मान लो आपने एसी लगवाना था, ठीक है, घर पे लगवाना था, बिल कटवा लिया आपने फर्म के नाम पे, खर्चा भी बुक कर लिया, आईटीसी बुक कर लिया, एसी गया कहाँ पे? घर में। तो आप क्या कर रहे हो? जबरदस्ती आईटीसी बुक कर रहे हो। दोस्त को कुछ देना था, आपने यूज करने के लिए उसको दे दिया। पहले बैठ में क्या होता था, लोग क्या करते थे, इसे कुछ असेट खरीदना घर में, बिजनेस के नाम पे खरीद लिया, और जीएसटी ऑफिसर आया, सर अभी ना हमने इसको दे रखा है, यूज करने के लिए दे रखा है, खरीदे सिर्फ बिजनेस के नाम पे, बस हमने यूज करने के लिए दे रखा है, ट्रांसफर नहीं करा, बस यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है, हालांकि ट्रांसफर नहीं कर रखा है, सिर्फ बता रखा है कि यूज करने के लिए दे रखा है। इन्होंने वो पॉइंट यहाँ पे कैच कर लिया। अगर आपने किसी को यूज करने के लिए भी दे रखा है, तब भी उस पर क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि उसको हम सप्लाई मानेंगे। ठीक है, by under the direction of the person carrying on the business whether or not for the consideration। आपको पता है दोस्त को आप कुछ लैपटॉप यूज करने को दोगे, पैसा थोड़ी देगा वो, तो विदाउट कंसिडरेशन। अनुरुद्या, a sole proprietor owns the laptop used for the making office presentation, उसने एक लैपटॉप खरीदा है प्रेजेंटेशन करने के लिए। He transfers set the laptop to his son
फॉर मेकिंग द स्कूल प्रोजेक्ट, अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिया कि ठीक है यूज कर ले, और उस पर स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस। चलिए जी आगे चलते हैं। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द असेट of any business carried on by person who ceases to be taxable person। ये टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, उसको बोला हमने टैक्सेबल पर्सन। और सीजीज का मतलब क्या होता है? बंद हो जाना, रुक जाना, खत्म हो जाना। मतलब अगर वो व्यक्ति अब जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं रहा, ठीक है, बंद हो जाना, अब वो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं रहा, ठीक है, उसके लिए बात कर रहे हैं। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट, आप अब बिजनेस को बंद करने वाले हो, आप टैक्सेबल पर्सन नहीं रहे और आपके पास कोई एसेट्स बचे हुए हैं, उनकी बात कर रहा है। आगे देखो जी, कह रहा है ना, गुड्स द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय द पर्सन हु सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन shall be deemed to be supplied by him। कह रहा माना जाएगा कि आपने उसको सप्लाइड कर दिया। कब कर दिया? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस इमीडिएटली बिफोर द सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन। कह रहा है अपने बिजनेस को बंद करने से पहले ही आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, ये माना जाएगा। ठीक है जी, ये माना जाएगा। मान लो इस दिन आपने बिजनेस को बंद करा है, बिजनेस आपका सीज हुआ है, यहाँ पर आप टैक्सेबल पर्सन थे, तो जस्ट एक दिन पहले ही माना जाएगा आपने बिजनेस को सेल कर दिया है, सप्लाई कर दिया है, तो आपसे क्या ले लेगा? वो जीएसटी ले लेगा उन सब पे। लोग क्या करते थे, वैट में कंपनियां खोल ली है, गुड्स खरीद लिए, माल बेच दिया 2 नंबर में, और दिखा दीजिए हमने कंपनी बंद कर दी, हमने कुछ बेचा नहीं, कोई ले नहीं पाते थे। तो उस ट्रांजैक्शन को भी कैच कर लिया इन्होंने इसमें। अगर आपने बिजनेस खोला है, आईटीसी लिया है, अब बंद कर रहे हो और एसेट्स अभी भी बचे हुए हैं, तो मान लेंगे कि आपने सप्लाई कर दिया, तो मान लेंगे आपने सप्लाई कर दिया। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अरुण ट्रेडर वाइंडिंग अप मतलब बिजनेस को बंद करना, वाइंडिंग मतलब बिजनेस को बंद करना। हिज बिजनेस एनी गुड्स लेफ्ट इन द स्टॉक, जितना भी स्टॉक बच गया, शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम, माना जाएगा उसने अपने बिजनेस को, उसने अपने गुड्स को बेच दिया। बिजनेस इज ट्रांसफर्ड, अब अच्छा कुछ अपवाद है, एक्सेप्शंस है कि कब नहीं माना जाएगा। बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज ए गोइंग कंसर्न टू द अनदर पर्सन, अगर आपने किसी व्यक्ति को बेचा है, गोइंग कंसर्न में बिजनेस बेचा है, तो क्या होगा? तो कह रहा है वो सप्लाई नहीं मानेंगे। सर गोइंग कंसर्न क्या होता है पहले समझाओ, किसी को 11th का टॉपिक याद हो, गोइंग कंसर्न। ना बेटा भूल गया नहीं, उसमें ये मानते थे, 11th में लिखा था कि सर हम ये मानेंगे कि बिजनेस गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस हमारा आजीवन चलेगा, ये मतलब था उसका। ठीक है, सेम मतलब यहाँ पर अगर आपने किसी को बिजनेस बेचा है, अब आप मान लो मिस्टर एक्स का बिजनेस था, अब उसको वो नहीं चला रहा, उसके बदले कौन चला रहा है? मिस्टर वाई चला रहा है, तो वो कैसे बिक गया? गोइंग कंसर्न में बिक गया। गवर्नमेंट को मतलब नहीं है, उनको टैक्स आने से मतलब है, और मिस्टर एक्स दे मिस्टर वाई दे। यार आपने सेम टू सेम बिजनेस को उठा के मिस्टर एक्स की जगह वाई को बेच दिया, तो आपने क्या करा? आपने गोइंग कंसर्न में बिजनेस को बेचा है। लेकिन अगर आपने बिजनेस ही बंद कर दिया तो मेरे पास जीएसटी आएगा ही नहीं, तो उसमें इन्होंने सप्लाइड मान लिया। कह रहे हैं अगर आपका बिजनेस आपकी जगह कोई और चला रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, बिजनेस चलने से मतलब है। ठीक है जी, तो वो उसमें उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका एग्जांपल कंपनी हो सकती है, जैसे कंपनी स्टार्ट ही रहती है मगर उसमें डायरेक्टर आते रहते हैं जाते रहते हैं, कंपनी चलती रहती है, कोई कंसर्न है। ठीक है, सेम है, आपने कंपनी के डायरेक्टर्स ने किसी को दूसरे को बेच दिया, कंपनी वो चलानी शुरू हो गई, तो जब भी कंपनी गोइंग कंसर्न में बिकी है। एक और, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, ये भी इसका एक्सेप्शन है। पहले पापा चला रहे थे, बेटा चला रहा है, बेटे का फिर उसका बेटा चला रहा है, एक के बाद एक चलाते जा रहे हैं, तो बिजनेस कैसे चल रहा है? गोइंग कंसर्न में चल रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, द कैरिड ऑन बाय द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन, पापा की जगह बेटे को भी टैक्सेबल पर्सन मान लिया जाएगा। चल आगे चलते हैं। 5th पॉइंट, रेंटिंग ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ द कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, फिर से दोबारा आया है, अगर आपने किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को रेंट पे दिया है तो वो भी आपका सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा।
रेंटिंग ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द रिलीजियस प्लेस, अगर हमने रिलीजियस प्लेस को अगर रेंटिंग दिया है, सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। मैरिज हॉल होते हैं ना, मंदिरों के अंदर मैरिज हॉल होते हैं, वो दुकानें होती है, शॉप्स होती है, बाहर का एरिया होता है, यहाँ पे छोटी दुकानें लगी रहती है, वो भी। परमिटिंग यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी है तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द प्लेसिंग द वेंडिंग या डिस्पेंसिंग द मशीन, आपके यहाँ पे आपने गोडाउन बना रखा है, यहाँ पे आपका सामान आ रहा है, यहाँ से आपका सामान जा रहा है, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाने से मैं आपको पहले एक डेफिनेशन याद दिला दूं। भाई गुड्स की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था बेटा? गुड्स में क्या लिखा हुआ था? मूवेबल, मूवेबल आइटम्स। और सर्विस में क्या लिखा हुआ था? अदर देन गुड्स, ये लिखा हुआ था जी, अदर देन गुड्स, जिसकी वजह से इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या बन गया था हमारा? सर्विस बन गया था, क्योंकि मूवेबल हमारा क्या है? गुड्स, और जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सर्विस बन चुकी है। इन्होंने इस गलती को इस वाले पॉइंट में सुधारा है। इसका मतलब अगर आप इसको समझो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस, अगर सर्विस प्रॉपर्टी बिकेगी सर्विस लग जाएगी, ठीक है ना, तो इन्होंने उस गलती को इस पॉइंट में सुधारा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, आपने कोई कंस्ट्रक्शन करवाई है, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर wholly or partly except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate, तो वो सप्लाई मानेंगे। अब देखो जरा, पहले इसका मैं आपको समझाऊं। यहाँ पे आपका जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हुई है, ठीक है, प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है। हम क्या करते हैं, कभी कभार प्रॉपर्टी को बनने से पहले उसको बुकिंग करवा लेते हैं, ठीक है। अगर ये इसको लिख दो बिफोर और इसको लिख दो आफ्टर, ठीक है। अगर आपने एक भी रुपया आपने अगर पहले दे दिया, कंस्ट्रक्शन होने से पहले, कंप्लीट होने से पहले अगर आपने दे दिया, और बाकी पैसा चाहे बाकी सारा पैसा आपने बाद में दिया हो, ठीक है, ये टोटल हो गए 8 लाख, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इन्होंने ये बोला है, एक्सेप्ट में बोला है एंटायर कंसीडरेशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब अगर आपके जितने पैसे हैं सारे कंप्लीट होने के बाद में आने चाहिए, तो वो आएगा नो जीएसटी, ठीक है जी। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। हाँ, जीएसटी दायरे में आ जाएगा। अगर कंप्लीट होने के बाद में है तो वो बोलते कि यार ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकी है, ठीक है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी नहीं लगा रहे, क्योंकि वो गलती से इंक्लूड हो गया था, तो इन्होंने यहाँ से एक्सेप्शन डाल के उसको हटा दिया। लेकिन सारा का सारा पैसा कंप्लीट होने के बाद ही आना चाहिए। और मतलब हाफ पेमेंट कंप्लीट होने से पहले कर दी तो उस हाफ पेमेंट पे कुछ भी, अगर 1 रुपया भी अगर आपने कंप्लीट होने से पहले दे दिया, जीएसटी लग जाएगा जी। मतलब उस जो पैसा दिया उस पे लगेगा या टोटल में हाँ जी। मान लो आपने 10,000 पहले दी, बुकिंग अमाउंट दे दिया, प्रॉपर्टी हमने बाद में खरीदी है, कंप्लीट होने तो पूरे अमाउंट पे लगेगा, चाहे आपने 10-20 हजार क्यों ना दिया तब, ठीक है। गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, वहां पे आप जाओगे ना तो वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं नो जीएसटी की। उन्होंने बिल्डिंग कंप्लीट कर लिया, सर्टिफिकेट ले चुके हैं, ठीक है जी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमारे पास है, तो आप आओ और विदाउट जीएसटी दो। Where the required by the competent authority or after the it first occupation whichever is earlier, या तो वहाँ पे आपने रहना शुरू कर दिया आपने, या कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपने ले लिया, जो डेट भी पहले होएगी वो मानी जाएगी। राठी बिल्डर्स हैज अ कंस्ट्रक्टेड इंडिविजुअल रेंशियल यूनिट एग्रीड कंसिडरेशन, कह रहा है बिल्डर ने कुछ यूनिट्स बनाई हैं 1.2 करोड़ पर यूनिट, हर एक यूनिट 1.2 करोड़ की है, कह रहा है 90 लाख रुपए पर यूनिट वेयर द रिसीव्ड बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट।
बनने से पहले उसने 90 लाख रुपए सबसे रिसीव कर लिए बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी एंड द बैलेंस आफ्टर द कंप्लीशन क्या मान जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है जी, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या चीज है, सर्विस है। अब ये बता रहे हैं द टर्म कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स द एडिशंस। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंक्लूड्स एडिशंस, ऑल्टरेशन, रिप्लेसमेंट, रीमोल्डिंग ऑफ एनी एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर, उसको बोला गया है कंस्ट्रक्शन। रीमोल्डिंग करना, रिप्लेसमेंट करना, जैसा कंस्ट्रक्शन। द एक्सप्रेशन द कंपिटेंट अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी क्या होता है वो समझा रहे हैं। मीन्स द गवर्नमेंट या फिर कोई अथॉरिटी ऑथराइज टू इश्यूज द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अगर आपको जो ऑथराइज करती है कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के लिए, वो आपको देती है अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इन द केस नो रिक्वायरमेंट ऑफ द सच सर्टिफिकेट। अगर मान लो आपको सर्टिफिकेट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, आप किसी ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे आप कंपिटेंट अथॉरिटी से आपको लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, तो फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग नेमली, तो आपको किन से लेना पड़ेगा, इन लोगों से जो नीचे लिखे हुए हैं। An architect registered with the Council of Architect constitute under the Architect Act, आर्किटेक्ट से लेना पड़ेगा, या फिर किसी चार्टर्ड इंजीनियर से लेना पड़ेगा, या फिर किसी लाइसेंस सर्वेयर से लेना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर इन लॉ सर्टिफिकेट ले लोगे तब भी चल जाएगा। आगे चलते जी। टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आपने किसी व्यक्ति को कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रांसफर कराए, फॉर एग्जांपल के लिए ट्रेडमार्क, मान लो मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है स्टार क्यूटेक नाम है, ठीक है, एकेडमी मास्टर नाम है, वो एकेडमी मास्टर का नाम आप लोग यूज कर रहे हो अपने इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, टेम्परेरी पर्पस के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाए। परमानेंट मैंने आपको ट्रांसफर नहीं करा, सर यूज करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, उसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आगे डेवलपमेंट डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजिंग, अडेप्टेशन, अपग्रेडिंग, एनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर्स। एक होता है बेटा प्रीपैक्ड, आपने टैली का सॉफ्टवेयर लिया, प्रीपैक्ड लिया और प्रीपैक्ड डाल दिया, ठीक है। एक है आपने उसमें कुछ चेंजेस कराए, कस्टमाइज कराया, आपने अपने अकॉर्डिंग बनवा दिया, उसको बड़ा करवा दिया, उसको छोटा करवा दिया, उसको अपडेट करवाया, उसको इंस्टॉल करवाया है, बाकी सारी चीजें आपने उसमें एक्स्ट्रा करवाई है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाए, ठीक है। अगर हमने प्री पैक लिया है, सिर्फ सॉफ्टवेयर खरीदा है, इंस्टॉल नहीं करवाया, खरीदा है, तो गुड्स इंस्टॉल भी आके उसने कराया, अपने सर्विस भी दी है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाए। क्लियर। सुविधा सॉल्यूशंस डेवलप एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसने डेवलप करा है सॉफ्टवेयर फॉर द बिजनेस, सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन और रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टॉलरेंट टू एन एक्ट, उस चीज को झेलना, रिफ्रेन करना, मना करना करने से, किसी सिचुएशन को, एक्ट को, सिचुएशन को, या फिर कुछ करना, और टू डू एन एक्ट, अगर आप किसी चीज को झेल रहे हो उसके बदले आपको कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस। फॉर एग्जांपल मान लो एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही थी, वहां पे एक छोटी सी दुकान थी उसके बगल में, ठीक है, बिल्कुल सामने छोटी दुकान थी, वहां पे एक गाड़ी वाला आया, ये डेली चिल्लाता था कि तुम्हारी बिल्डिंग बनने से मुझे सूरज नहीं दिखता, तुमने मेरा सूरज बंद करा दिया। एक गाड़ी वाला उतरा, इसको पैसे पकड़े, ये ले पैसे पकड़ो, घर में बैठ के सूरज दे। ये क्या कर रहा है, झेल रहा है, उस चीज को झेल रहा है, ठीक है, झेलने के पैसे मिल रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है जी। चलो फॉर एग्जाम्पल के लिए से मानो मेरा कोई कंप्यूटर सामने आ गया मेरे पास, मैंने उसको पकड़ा, पैसे पकड़ो, इस एरिया में आइंदा बिजनेस मत करियो, मैंने उसको पैसे दे दिए, उसकी कुछ ना करने के पैसे, ठीक है, टू डू या नॉट टू डू, कुछ झेलने के लिए, यहाँ पे नहीं बोला, उसको कहीं और जाने के मैंने उसको पैसे दे दिए, तो ना करने के, तो उसको वो जीएसटी की सर्विस में आ जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, द केबल ऑपरेटर, a cable operator the Sakharam has the entered into agreement with the cable operator
वह किसी केबल ऑपरेटर के साथ एग्रीमेंट में आया, ठीक है, आत्माराम के साथ। द सखाराम विल नॉट प्रोवाइड द केबल कनेक्शंस इन स्पेसिफाइड एरियाज में, बोल रहा है कि यार यहाँ पर मैं कनेक्शन नहीं देता हूँ। द आत्माराम इज प्रोवाइडिंग द कनेक्शन, कह रहा है तू यहाँ प्रोवाइड करता है। तो नॉन कॉम्पिटेंट एग्रीमेंट, अभी बताया ना, मैंने सामने वाले को बोला कि तू इस एरिया में केबल मत दे, मैं उस एरिया में केबल नहीं दूंगा। आपस में आप एग्रीमेंट कर रहे हो कि इस एरिया में तू मत दे, उस एरिया में मैं नहीं दूंगा। कुछ ना करने के पैसे अगर आपको मिल रहे हैं, सर सप्लाई ऑफ सर्विस। लेट डिलीवरी चार्ज इज रिकवर्ड फ्रॉम द सप्लायर, आपने सप्लायर से पैसे रिकवर करे हैं। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्टिपुलेट टाइम, उसने आपको टाइम पे डिलीवरी नहीं दी, कुछ ना करने के पैसे मिल रहे हैं, चार्जेस कलेक्ट करें, वो भी इसी का पार्ट है। नोटिस दिया है रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर लीविंग द जॉब बिफोर एग्रीड पीरियड ऑफ नोटिस फॉर द लीविंग अ जॉब, उसको 2 महीने का जॉब सर्व करनी थी, उसने 1 महीने जॉब सर्व करी है, अपनी जॉब कम दे रहा है, उसके बदले एम्प्लॉयर उसे पैसे ले रहा है, जॉब छोड़ के जा रहा है बिना बताए, पैसे ला, ठीक है, कुछ ना करने के पैसे, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, 2 ही बचे इसके होने वाला है। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज ऑफ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, ये दोबारा से वही आ गया, राइट, आपने किसी को राइट ट्रांसफर करा है किसी भी गुड्स का, तो वो ट्रांसफर ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में। चलिए, अब ये जो छठा पॉइंट है, ये बेसिकली 6 पॉइंट के लिए पूरा बनाया गया था कि गुड्स किसे बोलते हैं, सर्विस किसे बोलते हैं। क्योंकि बेसिकली पहले भी सर्विस में इन्हीं 2 पॉइंट्स पे था कि ये क्या होती है, सर्विस होती है, सप्लाई होती है, या गुड्स होती है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाला आपको मटेरियल भी देता है। जैसे मान लो मैं किसी पेंट करवा रहा हूँ, बोला कि यार पेंट भी तू लेकर आएगा, वो मटेरियल भी लेकर आ रहा है और लेबर भी लेकर आ रहा है, तो क्या हो गया, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो उसे क्या माने, गुड्स माने या सर्विस माने। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में आप जाते हो, वहां पे भी आप फूड खा रहे हो, फूड मटेरियल हो गया। सर्विस, आपको वहां पे टेबल पे आके दे रहा है, सर्विस भी दे रहा है, तो उस गुड्स और सर्विस दोनों है, तो क्या बनाए, तो उसको क्लैरिफाई कर रहा है इस पॉइंट में। चलो जी पढ़ते जरा एक बार। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, fabrication, completion, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair, maintenance, renovation, alteration or commissioning of any immovable property। कह रहा है अगर आपने कुछ भी कार्य करा है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आपका क्या बना देंगे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। सर अगर मूवेबल के ऊपर करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोसेस, हमने पहले पढ़ा था, अभी मैंने आपको मार्कर दिया है, आपको चेयर दी है, पेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मूवेबल के ऊपर कर रहे हो तो प्रोसेस, अगर इमूवेबल पर कर रहे हो तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज दी है तो सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है ना। पॉइंट नंबर बी, सप्लाई बाय द वे ऑफ एन ऑफ और एंड एज ए पार्ट ऑफ सप्लाई, सॉरी सच सर्विसेज और इन एनी अदर मैनर whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or any drink। तो समझ में आया, इतनी खतरनाक इन्होंने लिख रखा है, उसका मतलब एक ही है, रेस्टोरेंट, बस। और ऐसे खतरनाक सा लिखा हुआ है, देखो दोबारा पढ़ो, कह रहा सप्लाई बाय द वे ऑफ एज ए पार्ट ऑफ एनी सर्विस, कह रहा किसी पार्ट है सर्विस का, एनी अदर मैनर, किसी भी मैनर में, व्हाटसोएवर, गुड्स है, बीइंग खाने योग्य, बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक, बस मैं सर बेसिकली मतलब क्या इसका, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में दी जाने वाली सर्विस क्या है हमारी, सप्लाई ऑफ सर्विस। केटरर्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो बाहर रेडी वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, जो उसको खाते हैं, वो भी गुड्स भी दे रहा है, सर्विस दे रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस। 7 पॉइंट, लास्ट पॉइंट शेड्यूल 2 का, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ द पर्सन टू मेंबर्स देयर ऑफ फॉर कैश या फिर डेफर्ड पेमेंट या फिर अदर वैल्यूएबल कंसीडरेशन। अगर किसी एसोसिएशन ने, किसी भी ग्रुप ने
अगर अपने मेंबर्स को कोई गुड्स दिए, सप्लाई ऑफ गुड्स करे हैं कैश में, या फिर इसमें की पेमेंट आपको वो बाद में देंगे, आपको ये सर्विस आपको बाद में देंगे, पेमेंट आपको बाद में मिलेगी, तब भी वो क्या मान जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या होता है, कुछ जो सोसाइटीज है अपने मेंबर्स को गुड्स देती है और उनसे पैसे बाद में रिकवर करती है धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में, तब भी सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे। एग्जांपल दे रखा है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ द संस्कृति सोसाइटी सप्लाइड एयर कंडीशनर टू इट्स मेंबर एट ए कंसेशनल प्राइस। सस्ते दामों में अपने मेंबर्स को उन्होंने एसी प्रोवाइड करा है, सप्लाई ऑफ गुड्स बना देंगे। ठीक है जी, समझ में आया। हमारा सर शेड्यूल 2 खत्म हो गया। शेड्यूल 2 ये कहां से कनेक्टेड था, चलो जरा आपको एक बार दोबारा कनेक्टिंग कराए थे हम आपको। डेफिनेशन चल रही थी हमारी, हाँ जी, सप्लाई की डेफिनेशन मिल गई बेटा, कहाँ पे बताओ, पेज में बताओ। अरे बेटा वहां तो ही पढ़ कर आया ना, देखो पेज नंबर पेज नंबर 2.9 पे थे ना हम लोग, 9 पे पढ़ा था हमने, शेड्यूल वहां पे लिखा हुआ था, ये देखो द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, ये हमने पढ़ा था अभी। आज हमने पढ़ा है शेड्यूल 2, क्या लिखा हुआ था देखो, पॉइंट नंबर यहाँ पे 2 में, इसमें ये पढ़ा हमने, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, अरे कहाँ गया 2 हमारा, सॉरी ये रहा, सॉरी ये 1A में, where the certain activities and transaction constitute a supply in accordance with the provisions of section 1, they shall be treated as either supply of goods, कह रहा है goods किसे बोलेंगे, और supply of service किसे बोलेंगे, इसके अंदर शेड्यूल 2 के अंदर। अब हमें इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है ये पॉइंट नंबर 2, notwithstanding anything contained in subsection 1, activities और transactions specified in schedule 3, बेटा शेड्यूल 3 को बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट का मतलब है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, नो जीएसटी, जो सप्लाई ही नहीं है, नो सप्लाई। ठीक है जी, नेगेटिव लिस्ट का मतलब होता है जिसके ऊपर जो सप्लाई ही नहीं है, जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने पढ़ा है ये शेड्यूल 2, पेज नंबर क्या था 2.37। ठीक है जी, मिलते सर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।